तो हम लोग अपने स्फीयर पे वापस चलते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि अगर हमने दो चार्ज लिए, एक Q1 यहाँ पे और एक -Q2 यहाँ पे d डिस्टेंस पे, तो इन दोनों के कारण से एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस है जिस पर पोटेंशियल ज़ीरो है, इक्विपोटेंशियल है और v बराबर ज़ीरो है। ऐसा ये एक स्फेरिकल सरफेस बनता है। और उस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है r, वो हम लोगों ने निकाला। ये देखो रेडियस r हम लोगों ने निकाला Q1, Q2 और d के टर्म्स में। और ये जो चार्ज रखा हुआ है इसका इसके सेंटर से डिस्टेंस वो भी हम लोगों ने b निकाला, जो कि r²/a ऐसा है। और a क्या, इसके केंद्र से a दूरी पर ये चार्ज है। तो ये स्फेरिकल सरफेस बना v = 0 वाला, v = 0 वाला, उसका जो सेंटर है वो उससे यहाँ की दूरी ये a है। तो ये हमने काम किया। अब हम इस Q2 के लिए भी एक्सप्रेशन देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र कहाँ है? हमारी नज़र है कि इसमें से हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जिसका सॉल्यूशन पहले से ये है कि अगर हमारे पास में एक मेटल का स्फीयर है, अगर हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है और कुछ नेगेटिव चार्ज हम इसके ऊपर डाल देंगे अपनी तरफ से, तो फिर उनके कारण से क्या फील्ड्स होंगे बाहर में, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं। यद्यपि इसके ऊपर कैसा चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस पे बटेगा वो हमें पता नहीं होगा, फिर भी उसके कारण जो फील्ड है वो हमें पता हो जाएगा। वहाँ हमारी नज़र है। इसलिए हम एक Q2 को भी किसके टर्म्स में निकालना चाहेंगे? इस R के टर्म्स में और इस A के टर्म्स में, क्योंकि हमें दिया हुआ यही रहेगा। R रेडियस का स्फीयर है और उसके सेंटर से A डिस्टेंस के ऊपर हमने एक चार्ज रख दिया और कुछ माइनस चार्ज उस पर अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फिर आगे बताओ 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 बताओ। तो इसलिए R और A में हम सारा चीज़ ले जाएंगे और Q1 में हम सारी चीज़ ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये R का एक्सप्रेशन ये है, ये R का एक्सप्रेशन है और ये A का एक्सप्रेशन है, ये A का एक्सप्रेशन है। और इसको आप भाग लगा दें, अगर R/A कर दें तो देखें क्या होता है। R/A अगर आप कर दें, R/A, तो आप यहीं से देख लो, ये डिनोमिनेटर यहाँ और यहाँ पे सेम है, कट गए। न्यूमरेटर में d है, कट गए। Q1 को यहाँ से काट लीजिए, Q1 को यहाँ से काट लीजिए, Q2 यहाँ बचेगा, Q1 यहाँ बचेगा, Q2/Q1। और इसलिए Q2 बराबर R/A इंटू Q1। और याद रखिएगा यहाँ -Q2 रखा है, मैंने -Q2 रखा है। तो चार्ज जो यहाँ रखना है वो -R/A Q1 इतना चार्ज यहाँ रखना है। तो हमारी सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो। अब क्या हो गया, मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे ये इतना Q2 -Q2 ये चार्ज यहाँ रखें और ये चार्ज यहाँ रखें, तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस v = 0 वाला बनता है, जिसका रेडियस ये R है। करस्पॉन्डिंगली अगर हमने एक मेटल का स्फीयर ला करके यहाँ रख दिया और उस पर कितना चार्ज डाल दिया, ये -Q2 चार्ज डाल दिया, यानी ये -R/A Q1 इतना चार्ज मैंने अपनी तरफ से उसके ऊपर डाल दिया। और आगे में Q1 रखा है A डिस्टेंस के ऊपर, तो उसका फील्ड बाहर में उतना ही होगा जितना कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण से होता। ये हमारे मेथड ऑफ इमेजेस की खासियत है। तो अब हम उसको रीस्टेट करते हैं सारी चीज़ों को। इन सब की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इन सब को हम हटाते हैं और पूरा प्रॉब्लम हम दोबारा से रीस्टेट करेंगे। अब देखिए हम रीस्टेट कर रहे हैं अपनी नई प्रॉब्लम। एक मेटल का कंडक्टर का कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है R, जिसका रेडियस है R। इससे R डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पर, इससे A डिस्टेंस पर, ये A है, इसके केंद्र से A डिस्टेंस पर एक चार्ज Q रखा है। अब हम Q1 नहीं लिखेंगे, हम Q लिखेंगे। Q चार्ज रखा है और इस स्फीयर पे, इस कंडक्टिंग स्फीयर पे एक चार्ज -R/A Q इतना चार्ज इसके ऊपर डाला गया है, नेगेटिव चार्ज इतना इसके ऊपर डाला गया है अपनी तरफ से।
ये न्यूट्रल नहीं है, इस पर हमने इतना चार्ज डाल रखा है। तो इतना चार्ज R हमें पता है, A हमें पता है, इतना चार्ज इसके ऊपर हमने डाल दिया और इससे A डिस्टेंस पर ये Q रख दिया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? इस मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही है, कंडक्टर के अंदर बाहर के किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये हमारी प्रॉब्लम है। और चूंकि ये कंडक्टर है, अगर ये ना होता और सिर्फ ये होता तब तो बड़ा आसान था, ये पूरा अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और बाहर के पॉइंट के लिए हम उसको केंद्र पर मान लेते और सब हो जाता। लेकिन इसके प्रेजेंस के कारण से अब ये चार्ज यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें पता भी नहीं है, कहाँ कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका कितना हिस्सा इधर है, कितना इधर है, कितना इधर है, पता नहीं। लेकिन भले ही हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता ना हो, फिर भी हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। क्यों? क्योंकि अगर इस पूरे को हम हटा करके, इस पूरे कंडक्टिंग ब्लॉक को हटा करके और ये चार्ज हम यहां रख दें B डिस्टेंस के ऊपर, ये B, और B कहां से आया? B यहां से आया, R²/A। R मुझे पता है, A मुझे पता है, B आ गया। इतने डिस्टेंस के ऊपर रख दें, क्या रख दें? ये इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रख दें -R/AQ और हटा दे बाकी सब कुछ, हटा दे बाकी सब कुछ, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का पोटेंशियल नहीं बदलेगा। और इसलिए ओरिजिनल प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वही इसका भी सॉल्यूशन है। क्या? कोई कंडक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पता ही है कैसे लिखते हैं। इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए और आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो गया। अब ये जो -R/A³ चार्ज हमने इसको दिया है, वो इसलिए दिया कि इसका पोटेंशियल जो है इस सरफेस का या इस पूरे मेटल ब्लॉक का वो ज़ीरो हो जाए, अन्यथा फिर वो ज़ीरो नहीं होगा, कुछ और होगा। और ये -R/A³ को देने का एक बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको ढूंढ करके, कैलकुलेट करके उतना चार्ज वहाँ ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या? अर्थ का जो पोटेंशियल है, धरती का जो पोटेंशियल है, उसको हम लोग ज़ीरो ले करके चलेंगे। वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है कि उसको ज़ीरो हम कैसे लें। दो बार हम कैसे ज़ीरो डिफ़ाइन करें। एक बार हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि इन्फिनिटी पर जो पॉइंट्स होंगे वो V=0 कहलाएंगे, और अब हम कह रहे हैं नहीं, अपना जो अर्थ है, अपनी जो धरती है, उसका जो पोटेंशियल है सरफेस का वो ज़ीरो है। तो ये दोनों एक दूसरे के दो साथ कंसिस्टेंट हैं, नहीं हैं, कैसे है, क्या है, वो एक बहुत अलग विषय है, उसको भी हम टच नहीं करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि धरती के पोटेंशियल को हम ज़ीरो ले सकते हैं, और ये वही वाला ज़ीरो है जो इन्फिनिटी वाला ज़ीरो है। तो अगर इसको हमने कनेक्ट कर दिया उससे, जिसको ग्राउंडिंग कहते हैं, मान लो हमने ये चार्ज नहीं डाला। अब हम फिर से एक बार चित्र बना लें। अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने एक मेटल का कंडक्टर स्फीयर लिया और उसके सामने में A डिस्टेंस पे एक चार्ज Q लाया और इसको ग्राउंड कर दिया, इसको अर्थ कर दिया। तो ये जो ग्राउंड कर दिया, अब चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकते हैं या धरती से चार्जेस यहाँ फ्लो कर सकते हैं। और कब तक फ्लो करेंगे? जब तक इसका पोटेंशियल इस धरती के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए, यानी V=0 ना हो जाए। तो ये चार्जेस आ जा करके और इसका V=0 बना लेंगे। और आप जानते हैं V=0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा धरती को ये इतना चार्ज जो है -R/A³, इतना चार्ज यहाँ पर सप्लाई करना पड़ेगा। आ जाएगा, ग्राउंड से आ जाएगा, तो आप ग्राउंड कर दीजिए और बाकी सारी चीज़ छोड़ दीजिए। तो वो आ गया। जैसे ही आपने ग्राउंड किया, फिर वही पुरानी बात, पुराना चित्र बन गया कि इसके ऊपर यहाँ पे -R/A∗³ इतना चार्ज धरती से सप्लाई हो गया। तो हमें नाप जोख के कैलकुलेट करके लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राउंड कर दीजिए, आ जाएगा। तो ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के सामने अगर एक पॉइंट चार्ज रखा हो और अब ये जो चार्ज है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, जैसा भी होगा, अगर मुझे बाहर का फील्ड चाहिए
तो मेरा काम बहुत सिंपल है, हम यहाँ से b कैलकुलेट करके और ये जो इतना चार्ज है उसको इस पॉइंट पर डाल देंगे, इस पॉइंट पर डाल देंगे इसको, इस चार्ज को -r/a³ को इस b डिस्टेंस के ऊपर, और बस इन 2 पॉइंट से निकाल लेंगे कि कहाँ कितना फील्ड है। और एक बार अगर फील्ड निकल गया तो फिर हम यहाँ के चार्ज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर के बाहर आपको पता है, कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो σ/ε0 होता है परपेंडिकुलर दिशा में। तो एक बार हमें यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाए इसके सरफेस के जस्ट बाहर का, तो वहाँ से वो चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए इस सारे कॉन्सेप्ट को। और प्रॉब्लम हम ऐसा लेते हैं कि हम मान लीजिए हमारे पास में यही प्रॉब्लम है, हमारे पास में कंडक्टिंग स्फीयर है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसका रेडियस कुछ ले लीजिए, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, और बाहर में यानी 12 से तो बड़ा ही लेना पड़ेगा, तो मान लीजिए 48 सेंटीमीटर, ये 48 सेंटीमीटर पे कुछ चार्ज रखा है, मान लीजिए 24 नैनो कूलम का चार्ज यहाँ रखा है। ये गिवन कंडीशंस हैं। 12 सेंटीमीटर के रेडियस का एक कंडक्टिंग स्फीयर है जो ग्राउंडेड किया गया है, उससे उसके सेंटर से 48 सेंटीमीटर की दूरी पे 24 नैनो कूलम का एक चार्ज रखा गया है, पॉइंट चार्ज, और मुझे पता करना है कि फील्ड्स कहाँ कितने होंगे और सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ कितनी होगी। तो या आप एक स्पेसिफिक टारगेट लेके चल सकते हैं, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट ए, इसका जो फेसिंग पॉइंट है, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट ए। तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस स्फीयर के कारण से इस पे चार्जेस बटे हैं, ये इतने के कारण से इंड्यूस हुए हैं, प्लस इधर से ग्राउंड है, इधर से आया होगा चार्ज, वो इस पे बटा है, तो वो पूरा चार्ज और ये चार्ज, ये मिला करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर जस्ट बाहर। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो फिर हम सिग्मा निकाल लेंगे, ये स्ट्रैटेजी है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, इस पूरे मेटल को हटा करके, और हम एक इमेज चार्ज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कितना लगाना है और कहाँ लगाना है, तो हमारे पास ये जो सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल कीजिए। कहाँ लगाना है, B बराबर r²/a, यानी 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 48 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 4 यहाँ 3 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 3 सेंटीमीटर यहाँ पे वो चार्ज लगाना है, ये 3 सेंटीमीटर पे चार्ज लगाना है। और कितना चार्ज लगाना है, तो -q इंटू r/a, यानी -24 नैनो कूलम इंटू r यानी 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई a यानी 48 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया, 6 नैनो कूलम, ये इतना यहाँ पर हमें चार्ज देना है। तो इस जगह पे ये -6 नैनो कूलम इतना चार्ज मुझे देना है। अब मेटल भूल जाओ, हटा दो मेटल, अब सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज है और कुछ नहीं है। एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, और आप फील्ड निकाल, बाहर के किसी भी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना हो, बस इन 2 चार्जेस के कारण से आप फील्ड लिख लीजिए। वही हमारे ओरिजिनल मेटल के प्रेजेंस में भी फील्ड उतना ही होगा। तो अगर हमें इस पॉइंट पर चाहिए, ए पॉइंट पर, तो फील्ड लिखिए, फील्ड एट ए। तो इसके कारण से लिखना है 24 नैनो कूलम के कारण से, और इसके कारण से लिखना है -6 नैनो कूलम के कारण से जोड़ना है। तो पहला वाला जो है वो इसको लिखें E1, ये बराबर हुआ Q डिवाइडेड बाई, यानी 24 नैनो कूलम डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर,
कौन सा डिस्टेंस, कहाँ फील्ड लिखना है, ए पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 48 सेंटीमीटर, यहाँ से और इसके सेंटर तक का डिस्टेंस है, यहाँ तक का डिस्टेंस है, उसमें से ये 12 सेंटीमीटर और कम कर लीजिए, 36 सेंटीमीटर बचता है। ये डिस्टेंस है ए तक का। तो इसके कारण यहाँ फील्ड लिखना है, तो ये 36 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। किस तरफ, पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो फील्ड है अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो इस ए पॉइंट पर जाएं तो दाहिने तरफ होगा ऐसा। और E2 लिखिए, दूसरे चार्ज के कारण से -6 नैनो कूलम यहाँ पे पड़ा है। तो डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ए पॉइंट पर फील्ड चाहिए, तो चार्ज की तरफ फील्ड होगा, यानी फिर से ये दाहिनी तरफ ही फील्ड होगा। और वैल्यू कितना होगा, 6 नैनो कूलम डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस चार्ज से और पॉइंट ए जहाँ फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस। रेडियस है 12 सेंटीमीटर, इसमें से ये 3 सेंटीमीटर कम कर लीजिए, ये डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये भी इसी तरफ, दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, ए पॉइंट पे जुड़ जाएंगे। तो कुल फील्ड अगर लिखते हैं E विच इज E1 प्लस E2, क्या बना, ये प्लस ये 24 नैनो कूलम डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस एक ही डायरेक्शन में है 6 नैनो कूलम डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतने को आप कॉमन ले लीजिए, 6 नैनो कूलम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इधर से बचेगा ये 4 यहाँ ऊपर और 16 यहाँ नीचे। जब 30 सेंटीमीटर को 9 सेंटीमीटर से भाग लगाएंगे तो 4 होगा, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और ये तो पूरा ले लिया था तो 1 ऐसा। 6 नैनो कूलम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 16, 20/16, 5/4, 20/16, 5/4, ये इतना बन गया। 30 नैनो, ओके यूनिट बाद में लिखेंगे, 30 ये हो गया, ये हो गया, देन डिवाइडेड बाय 16 इंटू 81 इंटू पाई 3.14, सो 16 ये हो गया, 81 ये हो गया, पाई यहाँ हो गया, देन एप्सिलॉन नॉट, एंड देन यहाँ पे नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके और देख लीजिए ये कितना बनता है। और हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ढूंढ रहे थे, ओरिजिनल प्रॉब्लम था फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द पॉइंट ए। यहाँ जो फील्ड है, इस जगह जो फील्ड है, ऐसा इस जगह जो फील्ड है, वहाँ से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई। कंडक्टर के ठीक बाहर के लिए ये एक्सप्रेशन होते हैं, और इसलिए वो एप्सिलॉन नॉट को आप इस ई के साथ मिला लीजिए, और यही जो इतना बच गया 30 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 81 इंटू 3.14, दीज मेनी नैनो कूलम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतनी चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पर होगी। ऐसे ही आप पूरे स्फीयर के लिए कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ जाएगा अलजेब्रा। मैंने बहुत सिंपल सा केस लिया केवल अभ्यास कराने के लिए कि मेथड ऑफ इमेजेस कैसे काम करते हैं, जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में फील्ड थी। ऐसा ही सिंपल यहाँ के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आपको चार्ज डेंसिटी चाहिए तो इसके कारण से फील्ड लिखिए, इसके कारण से फील्ड लिखिए, नेट फील्ड बनाइए, और सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई से एप्सिलॉन नॉट ई से आप यहाँ की चार्ज डेंसिटी भी उतनी ही आसानी से लिख सकते हैं। और कहीं की चाहिए, यहाँ कहीं की चाहिए, इस पॉइंट की चाहिए,
तो फिर उसका कोऑर्डिनेट्स लिख करके और फिर इसके कारण से फील्ड, इसके कारण से फील्ड लिख के जोड़ करके वेक्टर एडिशन करके, क्योंकि डायरेक्शंस उसी लाइन पे नहीं होंगे, आप फील्ड लिख सकते हैं और फिर से सिग्मा निकाल सकते हैं। तो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना कहाँ है ये कर सकते हैं। तो ये मेथड ऑफ इमेजेस का मामला है। और हमने यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। अगर हम ये ग्राउंड न करते, जस्ट एक स्फीयर रख देते और सामने में एक चार्ज रख देते, तब क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना है और यूनिकनेस थ्योरम का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। देखिए कैसे होता है। इसी फिगर से हम चलते हैं और ये ग्राउंड करने से इस स्फीयर के ऊपर इतना चार्ज आ गया है जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हम अब ये कनेक्शन हटा देते हैं। तो ग्राउंड तो हट गया लेकिन इतना चार्ज जो आ गया है वो तो आ गया है। तो ये हमारा कैसा बना कि एक मेटल लिया मैंने, एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया मैंने, उस पर इतना चार्ज रख दिया मैंने, किसी भी तरह से रखा, ग्राउंड करके रखा या जैसे भी रखा, इतना चार्ज हमने यहाँ रख दिया, सामने में एक क्यू रख दिया और अब हम कह रहे हैं कि भाई बाहर के फील्ड्स कैसे होंगे। तो उसका ये सॉल्यूशन है कि यहाँ पे आप इतना चार्ज यहाँ पे डाल दो इस डिस्टेंस के ऊपर और बाहर के फील्ड निकाल लो। इस समय ये चार्ज जो इस पर बटा है, ये चार्ज जो इसके सरफेस पे बटा है, उसको आप बोलो सिग्मा 1r, चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जो कि स्फीयर है, वो है ये सिग्मा 1r, आर के फंक्शन के रूप में। यानी ये जो पूरा सरफेस है स्फीयर का, तो उसके हर अलग अलग जगह पे आर, थीटा फाई अलग अलग जगह पे आर, यानी ये कैपिटल आर इसका जो रेडियस है, थीटा फाई अलग अलग, तो वो सबको मिला करके जो एक फंक्शनल फॉर्म है वो है मान लो सिग्मा 1r। तो अब ये चार्ज डेंसिटी जो इस पे बटी हुई है, जो ये चार्ज इस पे बटा हुआ है, प्लस ये चार्ज यहाँ पे, ये सब मिल करके इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में हर पॉइंट पे E बराबर 0 बना के रखे हैं। इसी ढंग से बटना है मेटल के ऊपर, चार्जेस को इसी ढंग से बटना है कि अंत में अंदर के हर पॉइंट पे E बराबर 0 हो जाए। तो अभी है, अभी क्या है, सिग्मा 1r एंड ये पॉइंट चार्ज Q, ये इतना आर मेकिंग E equal to 0 everywhere inside the conductor. अब एक दूसरा काम करते हैं, कि यही कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं और उसके सामने ये चार्ज नहीं रखते हैं। हमने कंडक्टिंग स्फीयर वही रखा है, ये चार्ज हमने नहीं रखा है, और इसको, इस कंडक्टिंग स्फीयर को प्लस r/a³ इतना चार्ज इसके ऊपर रख दिया है, इस कंडक्टर के ऊपर रख दिया, और कहीं कोई चार्ज नहीं है। तो स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके ऊपर आप इतना टोटल चार्ज रख रहे हो। ये हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी बनानी पड़ेगी, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। r/a इंटू क्यू, ये चार्ज हमने इस पे रखा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि और कहीं कुछ नहीं है। इसी को अंदर के सारे फील्ड 0 बनाने हैं, इसी को जब अंदर हर जगह यहाँ 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 बनाने हैं, तो उसका एकमात्र तरीका है कि इसको आप यूनिफॉर्मली बांट दो सरफेस के ऊपर, तब उन सब के कारण से यहाँ पे फील्ड अंदर में हर जगह पे 0 हो जाएगा। तो ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, ये जो चार्ज यहाँ था ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था,
क्योंकि इस चार्ज को क्या करना था, इसके कारण जो फील्ड है यहाँ बन रहा है उसको ज़ीरो बनवाना था, और इसके कारण जो फील्ड है यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, अलग अलग जगहों पे इसके कारण फील्ड अलग अलग है, और उन सबको ज़ीरो बनवाना है। तो इस ढंग से इसको बटना था यहाँ पे, और वो ये सिग्मा 1 r है। लेकिन यहाँ पे और कोई नहीं है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर के बटेगा। ये इसको आप कहें सिग्मा 2। ये r लिखा है मैंने, लेकिन हर जगह एक ही जितना आएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये हर पॉइंट पे इतना, दिस डिवाइडेड बाय एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, वो चार्ज डेंसिटी सब जगह आएगी। नाउ दिस अलोन, ये जो है ये खुद इज मेकिंग सेम चीज, E इक्वल टू 0 एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। और अब तीसरा काम करते हैं। वो कंडक्टर लिया हमने, उस कंडक्टर पे हमने सिग्मा 1 r डाल दिया, और उस पे हमने सिग्मा 2 r भी डाल दिया, और उससे a डिस्टेंस पे वो पॉइंट चार्ज q भी ला के रख दिया। इसके सेंटर से a डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज q भी ला के रख दिया। ये जो सिग्मा 1 r है वो भी उसके सरफेस पे डाल दिया, और ये जो सिग्मा 2 r है वो भी इसके सरफेस पे डाल दिया, सब डाल दिया। अब देखो आप, अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि नहीं है। अब कौन कौन है करने वाले, q के कारण से फील्ड है, सिग्मा 1 r के कारण से फील्ड है, सिग्मा 2 r के कारण से फील्ड है। क्या इन तीनों के फील्ड्स मिलकर के कंडक्टर के अंदर के पॉइंट्स पर हर जगह फील्ड बराबर जीरो बना रहे हैं? हाँ, बना रहे हैं, क्योंकि ये और ये मिलकर के जीरो बनाते हैं, ये और ये मिलकर के जीरो बनाते हैं, ये अपने आप जीरो बनाता है। तो इन दोनों को जब एक साथ आप यहाँ लगा दोगे तो भी अंदर का फील्ड जीरो बनेगा। तो अंदर में टोटल फील्ड इसका जीरो है इस परिस्थिति के अंदर, एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, इस सरफेस पे, इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना है? सिग्मा 1 r। आप जानते हैं ये सिग्मा 1 r क्या है, ये टोटल चार्ज कितना है सब मिलकर के इतना है। तो इस सिग्मा 1 r के कारण से जो टोटल चार्ज है सिग्मा 1 r, ये जो इसके कारण से जो टोटल चार्ज है वो है -r/a इंटू क्यू। और सिग्मा 2 के कारण से कितना चार्ज है? सिग्मा 2 क्या है? सिग्मा 2 जो है इस चार्ज को यूनिफॉर्मली बांटा है, तो ये सब मिलकर के ये वाला चार्ज है। तो ये कितना है? ये है r/aq। कुल चार्ज कितना है अभी इसके ऊपर? टोटल चार्ज इज 0। न्यूट्रल कंडक्टर है ये, आइसोलेटेड कंडक्टर है ये, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जस्ट एक कंडक्टर था और हम सामने में क्यू ले आए, और उसके कारण से इंड्यूस होकर के ऐसा बटा, वो जीरो चार्ज ऐसा बटा, यानी कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव होकर के अंत में टोटल चार्ज जीरो ही है। इसको लाने से कुछ यहाँ इंड्यूस होकर के, कुछ इधर नेगेटिव कुछ उधर पॉजिटिव होकर के टोटल चार्ज अभी जीरो है। तो एक न्यूट्रल आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के सामने अगर मैं चार्ज क्यू रख देता हूं, तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए क्या बना? यहाँ का सारा डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगा, सिग्मा 1 r प्लस सिग्मा 2 r। ये यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जिसके कारण से फील्ड होगा, प्लस इस क्यू के कारण से फील्ड होगा। अब ये जो सिग्मा r वाला है, याद रखिए यूनिकनेस थ्योरम है, एक ही प्रकार से बढ़ सकता है। टोटल चार्ज अगर जीरो है, या टोटल चार्ज अगर डिफाइंड है कि इतना टोटल चार्ज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार से बढ़ सकता है, और एक प्रकार से हमें मिल गया है, और कोई दूसरा प्रकार होने वाला है नहीं।
तो अब जो है ये सिग्मा 1 वाला जो यहाँ चार्जेस हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू दैट इमेज चार्ज। याद कीजिए, ये जो सिग्मा 1 आर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस चार्ज माइनस आर बाई ए क्यूब एट दैट बी डिस्टेंस, जो हमारा बहुत देर से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, माइनस क्यू इंटू आर बाई ए। ये सिग्मा 1 आर की जगह पे आप ये रख दीजिए तो सिग्मा 1 आर का काम हो गया। और सिग्मा 2 आर, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इतना चार्ज, तो इसका तो जानते ही हैं, बाहर के पॉइंट्स के लिए इस पूरे को इसके केंद्र पे रख दीजिए, इस पूरे चार्ज को जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अपने सेंटर पर रख दीजिए, बाहर का फील्ड आपको मिल जाता है। तो इसलिए ये जो है इसके केंद्र पर एक और रख दीजिए प्लस क्यू आर बाई ए, और इनसे मुक्ति पा लीजिए। दो इमेज बन गए। अगर एक मेटल का सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस है यहाँ पे स्फेरिकल, और सामने में आप एक क्यू ले आए, कुछ नहीं किया, ना ग्राउंड किया, ना को हमने चार्ज दिया, कुछ भी नहीं किया, एक मेटल का अलग से स्फीयर था आइसोलेटेड, सामने में एक चार्ज रख दिया, और उसके कारण से यहाँ इंड्यूस हो गए सारे, और उन सबका फील्ड जो यहाँ पर है वो किसके बराबर है? इस क्यू के कारण फील्ड लिख लो, मान लो यहाँ लिखना है, इसके कारण से लिख लो फील्ड कितना है, इसके कारण से लिख लो फील्ड कितना है, और इसके कारण से लिख लो फील्ड कितना है, और उन सब का वेक्टर सम कर दो। तीन चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस का मिलकर के और आप फील्ड निकाल लीजिए, वही फील्ड होगा इस क्यू का इस मेटालिक स्फीयर के प्रेजेंस में, और यहाँ सब जगह पर फील्ड है। न्यूट्रल स्फीयर्स जब होते हैं, जीरो चार्ज वाले, ग्राउंड नहीं किया है हमने, कोई चार्ज अलग से नहीं दिया है, तो ये, और अलग से अगर आप चार्ज देना चाहते हैं तो दे दो, उसको भी यूनिफॉर्मली बांट लेना, इसी में जोड़ देना। तो चार्ज्ड कंडक्टर भी अगर है आपके पास में स्फेरिकल, वो भी उसके सामने में भी अगर आप चार्ज रखते हैं पॉइंट चार्ज, तो आप इसी मेथड से उनके करस्पॉन्डिंग इमेज चार्जेस लिख करके बाहर के फील्ड्स लिख सकते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपको चाहिए, एक बार आपको यहाँ सब जगह पर फील्ड मिल गया जस्ट बाहर, तो सिग्मा नॉट इंटू ई, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगी।